तो हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। विषय जो आप लोगों ने चुना है, मजदूर, महामारी और महामंदी। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो महामंदी का संदर्भ है, पहले उसको हम संक्षेप में समझने का प्रयास करें। ये जो महामंदी की जो शुरुआत है, ये कोरोना संक्रमण के बाद से नहीं, बल्कि उसके कई वर्ष पहले से है। अगर हम पिछले खास करके 4-4.5 वर्षों का इतिहास देखें तो कई सारी, जिनको हम कह सकते हैं कि जो एक्ट्स ऑफ कमीशन और एक्ट्स ऑफ ओमिशन जो आर्थिक नीतियों के माध्यम से हुआ है, उसकी वजह से एक स्थिति आर्थिक तौर पे हमारी काफी गंभीर सी हो गई थी और इस पे काफी बहस हुआ। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं तकरीबन 1-1.5 साल से ये कहते रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अस्पताल में ही नहीं बल्कि अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हो रही है। उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिमान जो लोग मान के चल रहे थे, वो जो सकल उत्पाद दर यानी कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, उसको केंद्र में रख के ये चर्चा चल रही थी। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं। अगर आप देखें पिछले 4 वर्षों में जो है, और खास करके पिछले 4 वर्षों में जो है, लगातार उसमें एक जिसको कहते हैं ट्रेंड डिक्लाइन, उसमें गिरावट चली गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो हम गणना करते हैं या मापते हैं सकल उत्पाद दर को, उसकी मेथोडोलॉजी को लेके बहुत विवाद है। अरविंद सुब्रमण्यम जो भारतीय सरकार के, भारत सरकार, केंद्र सरकार के जो सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने 2 वर्ष पहले एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार आंकड़े बता रही है, इसको कम से कम हमें 2% से 2.5% तक जो है नीचे करके देखना चाहिए। अगर तो सरकार कह रही है कि 4.5% हमारा ग्रोथ रेट है, तो ये मान के चलिए कि आप जो है 2 के आसपास हैं। कुछ लोग उससे भी ज्यादा इसको नीचे बताते हैं। तो मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो एक समझ है वो बेहतर है या सरकारी समझ करते हैं वो सही है। हम उस विवाद में न जाएं। फिर भी बहुत स्पष्ट है कि स्थिति जो है लगातार लुढ़कती सी चली गई, और इसलिए जैसा मैंने कहा पहले भी कि बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते रहे कि सकल उत्पाद दर को अगर हम एक पैमाना मान के चलें तो स्थिति काफी गंभीर सी हो गई है, एक लगातार उसमें गिरावट आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है समझना हमारे लिए कि सकल उत्पाद दर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। उसके साथ जो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं,
मसलन कि वो कितना रोजगार जनरेट कर रहा है, कितनी संभावनाएं जो है लोगों के लिए पैदा कर रहा है। ये हो सकता है कि आपके पास इसमें वो 8% के रफ्तार से चले सकल उत्पाद दर के हिसाब से, लेकिन उसमें जो लाइवलीहुड जनरेशन है वो नहीं के बराबर हो या बहुत कम। उसकी जगह ये हो सकता है कि 5% की रफ्तार से चलने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो 1.5% जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। भारत के आप 25-30 वर्षों का इतिहास देखिएगा तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगी हमारा जब जो है वो 5-5.5 के आसपास था, तब हम तकरीबन तो 2% के आसपास रोजगार का सृजन कर पा रहे थे। उसके बाद का पीरियड ऐसा होता है कि लगातार रोजगार के सृजन में गिरावट आती है, बढ़ता चला जाता है। ये जो संरचना है ग्रोथ की, स्ट्रक्चर है ग्रोथ का, अगर वो ऐसा हो जाए कि उससे, जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, यानी प्रति यूनिट जो सकल उत्पाद में वृद्धि हो रही है उससे कितना रोजगार का सृजन हो रहा है, इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और आउटपुट। तो वो निर्भर करता है कि किस स्ट्रक्चर में, किस तरह के सेक्टर्स में, कहां पे जो है चीजें हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा ऐसी जगह केंद्रित हो जहां पे रोजगार का सृजन नहीं के बराबर हो, और जहां रोजगार की संभावना है वहां ग्रोथ क्रैश कर जाए। तो ऐसा होगा तो फिर निश्चित तौर पे जो रोजगार का सृजन है वो काफी कम हो जाएगा। इसी तरीके से रोजगार के क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं कि किस जगह पे क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जो है हो रहे हैं, क्या उन सेक्टर्स में बेहतरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है इन जो एक आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसके समग्र आकलन के लिए। तो ये मैं संक्षेप में आपसे इसलिए कहना चाह रहा था जिससे कि एक शुरुआत के तौर पे हम जब महामंदी और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को समझें, खास करके मजदूरों के दृष्टिकोण से, तो किन चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा, सकल उत्पाद दर जो है वो लगातार गिरता रहा, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो उससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, अगर उनमें देखें कि क्या परिवर्तन आए, तो वहां जो एक दुर्काल की स्थिति सी बन गई वो बहुत ही भयंकर किस्म का है। मसलन रोजगार सृजन की बात लेके देखें हम लोग, जो PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा जो 17-18 में उपलब्ध हुआ, और जब उसकी तुलना की गई 11-12 का जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था उससे, तो पता चला कि रोजगार में वृद्धि नहीं बल्कि उसमें गिरावट आई है। तो कुल जो हमारे देश में रोजगार था 11-12 में, उसकी तुलना में कुल रोजगार हमारे पास 17-18 में कम हो गया। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा था, जो बेरोजगारी का आंकड़ा जो था, 50 वर्षों में जब से हमारे पास एक कंपेरेबल डेटा है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे वो 11-12 की तुलना में तकरीबन 3 गुना ज्यादा था। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था तो वो 2.77 गुना बढ़ गया। तो ये एक सबको चौंकाने वाला आंकड़ा था कि क्या हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिससे कि रोजगार बिल्कुल गायब सा हो गया। और ये ऐसा नहीं था कि किसी एक 2-3-4 सेक्टर्स की बात थी। जब देखा गया तकरीबन हर सेक्टर में, हर हिस्से में, चाहे वो ग्रामीण भारत हो, चाहे शहरी भारत हो, चाहे कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तमाम किस्म के सेक्टर जब हम सबको जोड़ के देखते हैं, मिला जुला के 27 सब सेक्टर्स को हम लेके देखें, तो एक ऐसी दुर्गति सी रोजगार के दृष्टिकोण से हो गई कि काफी चौंकाने वाला था ये। तो ये संदर्भ जो है बहुत स्पष्ट हो गया था। तकरीबन साल भर पहले
चर्चा में हम लोग इस पे लगातार बहस कर रहे थे कि कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारे आंकड़े आए थे 2019 के अप्रैल के आसपास, अर्ली मई तक ये आंकड़े जो है उन पे काफी बहस हो रही थी। उसके साथ साथ एक और सर्वे जो उसी समय नेशनल सैंपल सर्वे जो हुआ था 2017-18 में, उसके रिजल्ट्स कुछ बाद में आए। उससे हमें ये पता चला कि हर हिस्से में, देश के हर हिस्से में, तकरीबन हर राज्य में, और जैसा मैंने कहा ग्रामीण हो या शहरी भारत हो, अगर सबको मिला के देखें, और खास करके जो ग्रामीण भारत था उसमें जो है पर व्यक्ति जो एक खपत होती है, आय के दृष्टिकोण से अगर उसको माप के देखें, जिसको कहते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, तमाम चीजें जो कंज्यूम करते हैं, अगर उसको जोड़ के देखा जाए एक मौद्रिक तरीके से कि हम कैसे उसको नाप सकते हैं, तो उसमें जो तकरीबन 10% की जो है गिरावट आई। अब ये गिरावट जो है आजादी के बाद पहली बार हुआ था कि अगर हम कोई 5-6 वर्ष का आंकड़ा लेके देखें कि पर व्यक्ति जो खपत है उसमें इतनी जबरदस्त गिरावट हुई हो। एक तो इस तरह की गिरावट जो है आमतौर पे कभी 5-6 वर्ष के लिए देखी नहीं जाती थी, 1-2 वर्ष में कभी होता था, और खास करके 60 के दशक में इस तरह की एक समस्या जो है उपजी थी, लेकिन उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मूल बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ अगर 2 बहुत महत्वपूर्ण मापक आप लेके देखें जो देश के व्यापक जन समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक रोजगार, दूसरा आप पर कैपिटा कंजम्पशन जो है आपका, वो उसका लेवल क्या है। अगर इन दोनों चीजों को हम देखें, दोनों में एक जबरदस्त खामियाजा, जबरदस्त गिरावट, चौंकाने वाली स्थिति थी। 11-12 के बाद 17-18 ये डेट्स इसलिए हैं चूंकि जो नेशनल सैंपल सर्वे के जो आंकड़े हैं इन्हीं वर्षों के लिए उपलब्ध हैं। उसके अलावा बहुत सारे और डेटा सोर्सेज हैं, अगर उनको हम देखें, मसलन अगर हम ये देखें कि जो रूरल वेजेस, उस पे जो आंकड़े हमें मिलते हैं और उनमें क्या हुआ 15-16 के बाद से, अगर आप 20 तक के आंकड़े देखें, यानी कि इस वर्ष तक के आंकड़े देखें, संक्रमण काल के ठीक पहले तक के आंकड़े देखें, उसमें जो है रूरल वेजेस में जो है लगातार ठहराव या कमी आ रही थी, चाहे वो फार्म वेजेस हो चाहे नॉन फार्म वेजेस हो। इसी तरीके से रोजगार के जो हमें दूसरे स्रोतों से भी जो आंकड़े मिलते हैं, तो एक संदर्भ जो है महामंदी का, या महामंदी की स्थिति, एक गंभीर महामंदी की स्थिति जो है वो पहले ही हमारे सामने थी। ऐसे संदर्भ में जो है कोरोना का संकट शुरू होता है हमारे लिए, और मार्च में जो है हम शायद इसके प्रति उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना हमें देना चाहिए था। इसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी वो शायद हम नहीं कर पा रहे थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका आंकड़ा जो मार्च के आखिरी सप्ताह में आया जबकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, उससे ये हमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 23% के आसपास है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटाबेस है उसको काफी क्रेडिबल माना जाता है और एक बड़ा सैंपल है वो। जैसे नेशनल सैंपल सर्वे के जो सैंपल का जो साइज होता है सैंपल का, उसी किस्म का एक बड़ा सैंपल है वो। एक बिल्कुल चौंकाने वाला वो आंकड़ा था कि हो क्या रहा है, इतना जबरदस्त जो एक डाउनफॉल हमारे एम्प्लॉयमेंट में क्यों हो रहा है। अप्रैल के अंत तक आते आते ये 27% से ज्यादा हो जाता है। यानी कि मजदूरों के लिए हम देखें कि क्या संभावनाएं हैं। संभावनाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं उनके लिए, एक तो या तो जो स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके माध्यम से, और दूसरा जो है वेज पेड एम्प्लॉयमेंट जो होता है। तो एनएसएस के सर्वे जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर हम देखें 17-18 या बाद में हाल में जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े अगर आप देख के चलें कि क्या हो रहा है, तो एक जबरदस्त उसमें मुश्किल की स्थिति हर तबके के लिए हिंदुस्तान के हर हिस्से में ये स्थिति बनी हुई है कि रोजगार जो है गायब होते चले गए।
जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद बहुत तरह के जो ऐसा जिसको कहिएगा कि आप छोटे स्तर पे अध्ययन, क्योंकि इन चीजों का अध्ययन कर पाना एक ढंग से सोच समझ के एक बड़े स्केल पे बड़ा मुश्किल होता है। तो एक छोटी अवधि जो हमारी रही है मार्च के बाद अप्रैल और अभी मई के मध्य तक, कई और अध्ययन हमारे सामने आए हैं। जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उनका अपना सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है, वहां का कुछ एक अध्ययन है। आजीविका ब्यूरो का है, एक्शन एड इस पे काम करता रहा है लगातार। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च, उनके कुछ अध्ययन हुए हैं। एक जन साहस करके संस्था है, उनका अध्ययन हुआ है। तो कई सारे इस तरीके के अध्ययन जो हैं हमारे सामने अब हैं। अगर और इन सब का जैसा मैंने आपको बताया कि जो सैंपल साइज है वो 3000 5000 तकरीबन उसके आसपास है। उसके आधार पे अगर हम देखें, जो अब आंकड़े मिल रहे हैं हमें कि क्या हो रहा है, मसलन रोजगार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये 2-3 दिन पहले के आंकड़े आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें कि ये बताया गया कि शहरी भारत में तकरीबन जो पूरा का पूरा हमारा वर्किंग क्लास है, जो जनसमूह जो अपनी आजीविका श्रम से उत्पादित करते हैं जो लोग, तकरीबन 80% से ज्यादा लोग रोजगार खो चुके थे। 80, 86, 90% तक जो है अलग अलग कैटेगरी में, तो 80 से ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप ग्रामीण भारत के आंकड़े देखिए तो वो हमें बताते हैं कि 60 से 70% के आसपास जो है रोजगार उनके गायब हो गए। इसमें हर कैटेगरी हम ले रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज पेड एम्प्लॉयमेंट इत्यादि। तो आप समझ सकते हैं कि इन 1.5-2 महीनों में जो एक अद्भुत अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो एक संकट मजदूरों के सामने है, यानी कि उनकी जो आजीविका है वो लुप्त हो गई है, वो बिल्कुल डेसिमेट हो गई है, खत्म हो गई है। और एक कारण तो लॉकडाउन है ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन एक ऐसे संदर्भ में आया है जब वैसे भी हमारी आर्थिक स्थिति, जिससे रोजगार सृजन की जो संभावनाएं हैं वो काफी कमजोर सी होती चली जा रही थी। तो सवाल ये है कि लॉकडाउन में तो होना ही था। जब आप कहते हैं कि कोई काम धंधा जो है नहीं हो सकता है, और ये लोग ऐसे हैं जो अपने श्रम पे ही पूर्णतः आधारित रहते हैं, अगर फैक्ट्रीज बंद हैं, अगर तमाम किस्म के रोजगार बंद हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इस तरह के जितने सारे यूनिट्स हैं, खास करके जो शहरों में जब सब पे प्रतिबंध लग जाता है, और जो पहला लॉकडाउन हुआ उसमें हमने देखा कि इन सब पे बंधन था। पहले लॉकडाउन के बाद ही थोड़ी सी ईजिंग शुरू हुई, खास करके ग्रामीण भारत से। तो मिला जुला कर, ये जो सर्वे मैंने आपको बताया ये अभी जो है वो 2-4 दिन पहले की खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एक मास स्केल पे इस लॉकडाउन की वजह से जो है, इस महामारी में जो लॉकडाउन करना पड़ा या किया गया, और जिस तरीके से किया गया, जिस तैयारी के साथ किया गया, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो एक टोटल डेवस्टेशन जिसको कहिएगा, कि जिसको कहेंगे कि प्रलय की स्थिति जो है मजदूरों के लिए बन पड़ी। ये देखा गया कि लॉकडाउन शुरू होता है। अब इसमें मैं खास करके प्रवासी मजदूरों के बारे में 2-1 बातें आपको बताऊं कि मुश्किल से 2-3 दिन हुए थे लॉकडाउन को, कि हमने देखा कि मजदूर जो है उनका हुजूम शहरों से ये चाह रहा है कि हम जैसे तैसे अपने गांव वापस चले जाएं। कारण क्या था? मान लीजिए तैयारी ऐसी रही होती जहां पे उनको एक आवश्यक जो सुविधाएं थी, भोजन की और दूसरे किस्म की जो बहुत बुनियादी जरूरतें हैं, अगर उन पे ध्यान दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती जो हमने देखा 26-27 मार्च को दिल्ली में, या मुंबई में उसके बाद, या अहमदाबाद में, या सूरत में। ये जो कई शहरों में हमने देखा कि लोगों का हुजूम बिल्कुल सड़क पे आ गया, ये कहने के लिए कि साहब हमें वापस जाना है, अगर आप नहीं भेज सकते हमें तो हम पैदल जाएंगे। आजादी के पृष्ठभूमि में अगर आप देखें,
एक इस तरीके की जो एक मोबिलिटी थी, जब लोगों ने चलना शुरू कर दिया और उनको लगा कि हम जहां हैं वहां सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से निकलना ही होगा, ये स्थिति पार्टीशन के दौरान हुई थी। और अभी जो हो रहा है शायद उसका स्केल पार्टीशन से भी ज्यादा गंभीर है, जिस स्केल पे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जमा होने में अभी समय लगेगा, लेकिन जितनी सारी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं अगर उनको आप लेके देखें, मसलन सरकारी रिपोर्ट्स को लेके आप देखें, जो बहुत शुरू के पीरियड में ही लोगों का निकलना शुरू हुआ, उसके बाद सरकार को लगा, केंद्र सरकार को खास करके, कि भाई एक ऐसी स्थिति है जहां पे इनको कंट्रोल करना तकरीबन असंभव है, बिना बहुत ही ऑपरेसिव रास्ते अख्तियार जब तक नहीं किए जाएंगे तो शायद इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उस तरीके का एक ऑपरेसिव रास्ता अख्तियार करना इस तरह के दुर्काल में निश्चित तौर पे जो है वो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। तो उस मास रिबेलियन को कैसे कंटेन किया जाए, एक मास प्रोटेस्ट था कि आपने हमें एक पिंजरे में जो है कैद कर दिया है बिना किसी बुनियादी सुविधा के, तो हमें इस पिंजरे को जो है तोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। वापस कहाँ जाना पड़ेगा? जिसको हम घर कहते हैं, जहां पे हमें एक किस्म का सपोर्ट मिल सकता है। तो सरकार ने जो है तकरीबन, सरकारी आंकड़ा ये है कि तकरीबन 2 सप्ताह के भीतर 40,000 के आसपास शेल्टर होम्स जो हैं वो बनाए। उसमें तकरीबन 14 लाख लोगों को, 1.4 मिलियन जो है, उनको रखने का इंतजाम किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा था माइग्रेंट वर्कर्स का। बहुत सारे लोग जो थे जहां थे वहीं रह गए, जो भी दुर्गति थी उसको झेलते हुए सरकारी शेल्टर होम्स में नहीं गए वो लोग। शेल्टर होम्स की जो स्थिति थी या जो है, अभी 1 सप्ताह पहले राजधानी में दिल्ली पुलिस ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी जो अखबारों में आई, जिसमें कहा गया कि ये, और दिल्ली पुलिस का ये बयान है, उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें ये बताया गया कि वहां पे जो बहुत एलिमेंट्री फैसिलिटीज हैं, आप कहते हैं भाई हाथ धोना बड़ा जरूरी है, हाथ धोने के लिए बहुत आवश्यक है कि पानी हो, क्या उचित पानी का प्रावधान है या नहीं, या और बहुत सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी क्या स्थिति है, तो उसको लेके एक बड़ी आलोचनात्मक रिपोर्ट जो है वो छपी थी अखबारों में। और ये राजधानी की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरीके से बहुत सारे जो शेल्टर होम्स हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनके बारे में जो खबरें आती रही हैं, तो मिला जुला के ये जो बड़ा तबका है, जो मजदूरों का एक खास तबका, जो प्रवासी मजदूर जिनको हम कहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, तो ये पूर्णतः अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस करने लग गए जहां भी ये थे। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं डेस्टिनेशन के, जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट ओवरनाइट इनको अबैंडन कर दिया, इनको उनके खुद के सहारे छोड़ दिया, बिना ढंग की बुनियादी सुविधाओं के। कुछ सरकारों ने कुछ करने का प्रयास किया, मसलन अगर आप केरल में देखें, और केरल में जो शेल्टर होम्स बने उनके बारे में कहा गया है कि उनकी स्थिति बेहतर थी, इंतजाम वहां बेहतर थे। इसी तरीके से जो दिल्ली में कुछ प्रयास किए गए, उनको जो एक मदद देने की कोशिश की गई, उनको आप देखें तो शायद कई और राज्यों की तुलना में बेहतर है। दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनसे प्रावधान मिल पाया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों या दूसरी कैटेगरी के हों। कमियां काफी थी, जो ढंग से 2 मील मिलने की बात थी वो भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन कम से कम 1 मील शायद काफी लोगों को मिल गया। फिर भी अगर व्यापक आप देखें परिवेश जो था, उसमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अब उसके पीछे कई सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो ये है कि हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट जो है उसको कभी सीरियसली लिया नहीं गया। उसके जो प्रावधान थे, कहीं पे भी किसी भी राज्य में जो है
जैसा मैंने पहले कहा, केरल थोड़ा बेहतर है और राज्यों की तुलना में इस सब संदर्भ में। लेकिन मिला जुला अगर आप ये देखिए, मसलन गुजरात में जो आंकड़े आए, आजीविका ने जो एक सर्वे किया, उससे ये पता चला कि इन सारे प्रवासी मजदूरों के पास बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसके आधार पे उनको राशन मिल सकता है, मसलन जो भी 5 kg 7 kg जो भी है, उनको एक अनाज मिलना है, दाल मिलनी है, जो भी मिलना है, उसके लिए आपको कोई न कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो राशन कार्ड चाहिए, या तो उसकी पोर्टेबिलिटी चाहिए, या वहां पे अगर आप डॉक्यूमेंटेड हैं और तो वहां पे जो है आपके लिए एक लिस्टेड प्रोविजन है, तो वो फिर आपको मिलेगा। इस तरीके की जो चीजें थी वो पूर्णतः गायब सी थी। इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का, उसको हम देखें, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो हाल के तकरीबन 10 वर्ष के आंकड़े रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पे है। मैं उस सेक्टर पे आता हूं, लेकिन एक और बात जो है मैं पहले उसकी कह दूं, वो ये है कि कितने प्रवासी मजदूर हैं इस देश में, दुर्भाग्य से किसी को कोई जानकारी नहीं है। उनकी जो संख्या है, उनकी जो गणना होनी चाहिए, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, या तो 2011 के सेंसस के आधार पे हैं, या 11-12 में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, उसके आधार पे जो हमारे पास आंकड़े हैं, अगर हम उसको मान के चलें प्रतिमान के तौर पे, तो वो हैं। इन सबके साथ समस्या क्या है? ये जो बड़े सर्वेज हैं, इसमें होता ये है, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स, सर्कुलर माइग्रेंट्स, टेम्पररी माइग्रेंट्स, इनको ढंग से काउंट नहीं किया जा सकता है, नहीं हुआ है हिस्टोरिकली। इसलिए जो एक बहुत बड़ा तबका है माइग्रेंट्स का, वो गणना से बाहर रह जाता है। फिर भी अगर आप 11-12 और 11-12 का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है, और 11 का जो 2011 का जो सेंसस है, उन सबको लेके देखें, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस देश में जो है तकरीबन 130 मिलियन, यानी कि 13 करोड़ के आसपास जो है वो माइग्रेंट की गणना होगी। जैसा मैंने कहा, गणना उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें छूट गए हैं। लेकिन अगर आप वो भी मान के चलें और एनएसएस के आंकड़े मान के देखें कि इंटर स्टेट माइग्रेंट एनुअली क्या थे, वो जैसे कि प्रति वर्ष के लिए वो 9 मिलियन के आसपास जो है उनका था। उसके अलावा जो है अगर आप इंट्रा स्टेट सबको जोड़ के देखें, तो मिला जुला के जो एक ठोस एक आकलन होना चाहिए हमारे पास कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे देश में, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये जो सारे वर्कर्स हैं, तो वो जो हमारा सांख्यिकीय ढांचा जो है, दुर्भाग्य से वो अपनी जिम्मेदारी इस संदर्भ में नहीं निभा पाया है। सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं कि जो संख्या है वो जो भी रिपोर्टेड फिगर्स रहे हैं उससे काफी ज्यादा है। खैर, वो जो संख्या है, अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेके देखें कि कहाँ पे हमारे ये माइग्रेंट जो मजदूर भाई बहन है, अगर उनके बारे में हम सोचना शुरू करें और देखें कि कहाँ कौन से सेक्टर्स हैं जहां उनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा है, तो जो 2017-18 इस सब के जो एक आकलन उसके आधार पे जो होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 35 से 40% जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स या इंट्रा स्टेट जो हैं, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम के लिए जो है पहुंच पाते हैं या पहुंचते हैं। तकरीबन 20%, 20-21% के आसपास जो है ये एग्रीकल्चर में है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर उसमें आप देखें तो ये संख्या जो है वो तकरीबन 16-17% के आसपास है। और बाकी जो है इधर उधर छिटपुट दूसरे सेक्टर्स में बढ़ जाते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पिछले 10 वर्षों में माइग्रेंट वर्कर्स का जमावड़ा होता रहा। उसके बाद कृषि में, इसमें अगर आप देखें कि जो एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहेंगे, तो जो
पॉपुलेशन में जो प्रेजेंटेशन या जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है, अगर उसको हम ध्यान में रखें और उसके साथ तुलना करें कि कौन सा सोशल ग्रुप कहां पे अलग अलग सेक्टर्स में अकोमोडेट हो रहा है एज माइग्रेंट वर्कर्स, तो अगर आप ये देखें तो टोटल माइग्रेंट का जो एस्टिमेट हमारा है, तो एससी और एसटी जो है, जो उनका पॉपुलेशन में शेयर है, तकरीबन उससे 2 गुना माइग्रेंट जो कैटेगरी है, जो 100 अगर माइग्रेंट है तो उसमें से 40 से 45% के आसपास जो है उनका हिस्सा बन जाता है। जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, अगर उनको देखें तो फिर 40 के आसपास फिर उनका हिस्सा बनता है माइग्रेंट वर्कर्स में, प्रवासी मजदूरों में। तो एक बहुत ऑब्वियस सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि ये सबसे ज्यादा ये जो कैटेगरी है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, ये क्यों इसकी जमात में इस तरीके से शामिल होते हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि जो आजीविका की उनकी जो संभावना है, जो लाइवलीहुड के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके एरियाज ऑफ ओरिजिन वो काफी कमजोर हैं। और समय के साथ साथ पिछले 30 वर्षों में जो खास करके जिसको हम एक नव उदारीकरण का जो दौर कहते हैं, उसमें जिस तरीके से संसाधन उनके छीने, संभावनाएं उनकी छीनी, उससे जो है एक पलायन की स्थिति में एक उसकी रफ्तार में जो है एक एग्रेवेशन जो है वो हुआ है। तो उस वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन जो है इतना ज्यादा होता है। दूसरी और चीज जो ध्यान देने की जरूरत है कि धीरे धीरे जो फीमेल वर्कर्स हैं, महिलाएं थोड़ा पहले भी जाती थी, लार्जली जो है, एक तो हाउस होल्ड माइग्रेशन पहले 80 के दशक में बहुत कम होता था वर्किंग क्लास में, मोस्टली वो मेल ड्रिवन माइग्रेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हाउस होल्ड माइग्रेशन भी शुरू हो जाता है काम के दृष्टिकोण से। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में नए नए सिस्टम शुरू हुए, वो जोड़ी का एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर्स थे हार्वेस्टिंग के लिए, वो लोगों को जो है मेल को एम्प्लॉय करता था, लेकिन इस शर्त पे कि उसके साथ साथ उसका परिवार भी काम करे। तो इस सब तरह के चेंजेस आए हैं। जैसा मैंने कहा, मैं विस्तार में इसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस देना चाह रहा हूं जिससे कि हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाए। लेकिन हुआ ये है कि उसमें इजाफा हुआ है महिलाओं के माइग्रेशन में भी, और ये जो सोशल कैटेगरीज हैं उससे 15 से 20% ये आंकड़े हैं कि जो टोटल मान लीजिए 100 माइग्रेंट है, उसमें से 15 से 20 जो है एज वर्कर जो महिलाएं हैं वो भी अब शामिल होती हैं। तो ये एक माइग्रेशन को लेके जो एक कुछ एस्टिमेट्स जिससे हमें एक अंदाज मिलता है। अभी जो 3 दिन पहले जो ये पैकेज की घोषणा हुई है, जिसपे मैं बाद में आऊंगा विस्तार से, जो तथाकथित 20 लाख का स्टिमुलस जो है केंद्र सरकार ने कहा कि हमने देश को दिया है, तो उसमें अगर वहां से हम आंकड़े लें तो जो अभी इंटर स्टेट माइग्रेंट्स जो हैं, जो उस भाषण से इमर्ज करके आया, ये लग रहा है कि वो सरकार ये मान के चल रही है कि 8 करोड़ यानी कि 80 मिलियन माइग्रेंट्स, जिनके लिए कहा गया कि जो दूसरे दिन का जो पैकेज जो था, जिसमें कहा गया कि उनके लिए राशन की व्यवस्था, एक 5 केजी जो प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 1 केजी दाल, 5 केजी जो है गेहूं या चावल और 1 केजी दाल की जो बात कही गई प्रति माह के लिए, तो अगर आप उसको देखें तो सरकार का ये अनुमान है कि तकरीबन 8 करोड़ के आसपास जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है हैं। उसमें से जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने राज्यों में वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि भाई ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स इन जनरल हैं, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि इसमें से कितने इंटरस्टेट हैं या कितना इंटर या इंट्रा स्टेट भी हैं, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स कह के जो कहा गया, तो हम ये मान के चलें कि कम से कम 80 मिलियन के आसपास जो है, यानी 8 करोड़, तो सरकारी आंकड़ा जो है वो हमें इंगित कर रहा है कि वर्तमान इस महामारी के संदर्भ में
वो गणना हो रही है। आधार क्या है समझना पड़ेगा, बेहतर ढंग से आंकड़ों को देखना पड़ेगा। क्या सांख्यिकीय तौर तरीका था जिसके आधार पे हम इस नंबर पे पहुंचे हैं, लेकिन इसको एक हम रफ एंड रेडी एस्टिमेट मान के चलें। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, और अगर उसमें देखें कि क्या प्रावधान है, तो इस पे जैसे जनसाहस ने बिल्कुल शुरू में अप्रैल के शुरू में उन्होंने एक जो सर्वे किया था, उसके आधार पे कुछ तथ्य जो उन्होंने रखे हमारे सामने वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को माना जाता है कि बाकी और सेक्टर्स की तुलना में स्थिति थोड़ी वहां बेहतर है, क्योंकि जो एक एक्ट जो वहां पे है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्कर्स एक्ट जो है, उसकी वजह से जो उसकी कुछ प्रोविजनिंग है जिसमें सरकार के पास जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से पैसा इकट्ठा है वो भी 4,000 करोड़ के आसपास वो पैसा भी, वो एक राशि जो है उस बोर्ड के जो अलग अलग राज्यों में है उसके माध्यम से ये राशि वहां पे उपलब्ध है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उन सबको अगर हम मान के चलें तो उसमें जो है इस बोर्ड में टोटल रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं, तो सबसे रिसेंट आंकड़े हैं वो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने बड़े तबके की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक साल का या किसी एक मोमेंट का नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेटेड नंबर मैं आपको दे रहा हूं जो रजिस्टर्ड है उसमें। लेकिन ये बोर्ड जो है, ये पता चला कि इनके पास जो बैंक डिटेल्स हैं, ये 3.5 करोड़ जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से सिर्फ 29% के लिए जो है उनके पास बैंक डिटेल्स हैं। तो अगर बैंक डिटेल ही नहीं होगा तो मान लीजिए कि आप किसी किस्म का एक सपोर्ट उनको एक्सटेंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, क्या संभावना है। जनसाहस के सर्वे के मुताबिक जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुआ, जो मैं आपको बता रहा था, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनसे उन्होंने बात की वो तकरीबन 3,000 लोगों से बात की, 94% उनके पास जो एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, इस सेक्टर में आप हैं उसके लिए आपकी एक पहचान के लिए जो एक कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो 94% के पास वो कार्ड नहीं था। 14% इसमें जो लोग थे उनके पास राशन कार्ड नहीं था। इस कैटेगरी में 17% थे, उन्होंने इस सर्वे में उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। 42% लोगों ने यह कहा कि उनके पास अगले दिन के लिए राशन नहीं है। जिस दिन ये सर्वे हुआ, ये लॉकडाउन के प्रथम सप्ताह 10 दिन के भीतर की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद स्थिति भयंकर तौर पे भयावह हो गई, लेकिन आपको एक अंदाज मिल जाएगा इससे, इस तरह के जो आंकड़े हैं कि क्यों लोग भागना चाहते थे। 42% ये कह रहे हैं कि उनके पास जो है अगले दिन के लिए राशन नहीं है। सेविंग्स जो है वो बता रहे हैं कि भाई अब 100 रुपए 200 रुपए उस तरह की सीमा में जो है वो आके अटक गई है। 62% लोगों ने कहा, वर्कर्स ने, कि जो भी सरकार ने घोषणाएं जारी की हैं उनको हम कैसे एक्सेस करें हमें कुछ नहीं पता। हम जो है एक सरकारी तंत्र की दया पे हैं अगर वो हम तक आ सकते हैं, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है कि हम इसको कैसे एक्सेस करें। जो ये सारे लोग थे ऑन एन एवरेज जो हैं, इनका आप वेज रेट देखिएगा, जो प्रतिदिन की जो मजदूरी की जो दर थी वो 250-300 के आसपास थी। तकरीबन 55% ऐसे थे जो 200 से कम, 200 से 400 के बीच में जो है, एवरेज 300 के आसपास था। कुछ लोग थे जो 400 से 600 के बीच में थे।
तो ये एक ऐसे बात कर रहा हूं जहां, जैसा मैंने कहा कि थियोरेटिकली स्पीकिंग, सैद्धांतिक तौर पे अगर हम कहें कि स्थिति एक बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि एक रिलेटिवली स्पीकिंग, तुलनात्मक तौर पे हम कह रहे हैं कि एक पुख्ता किस्म का एक प्रोविजन जो है वो 90 के दशक से वो चला आ रहा है, वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट जो है, और एक जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए जो बोर्ड्स ये हर स्टेट में कंपलसरी हैं। कई राज्यों में, जैसा मैंने कहा, कि एक अच्छी राशि भी उनके पास जमा हो गई है जिसकी मदद से लोगों की वो मदद कर सकते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, स्थिति अगर ये है कि लोगों के पास राशन कार्ड या बेसिक आइडेंटिटी की स्थिति नहीं है, तो कहां से सपोर्ट कर पाएंगे। तो इन जनरल अगर हम ये देखें कि मजदूरों के साथ जो एक दुर्गति वाली स्थिति बन गई है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले देश में मजदूरों को अगर हम केंद्र में रख के देखें, इस किस्म का, इस तरीके का एक दुर्काल जो है, एक भयावह स्थिति, एक जो बिल्कुल एक फैमिन वाली स्थिति जो है, जहां पे इसको आप, इसकी तुलना आप कर सकते हैं मेरी समझ से जो बंगाल फैमिन जो था, जो बड़ा ही इनफेमस बंगाल फैमिन है, जिसमें कि लोग भूख के अभाव में, भूख की वजह से और भोजन के अभाव में जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उसको लेकर मान के चलें कि वो एक बहुत गंभीर किस्म का बेंचमार्क था हमारे इतिहास में, तो जो है तकरीबन उसके आसपास, जबकि एक टोटल प्रोविजनिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो खाद्यान्न का भंडार जो है इस दुर्काल में भी जो है वो बहुत बड़ा है, पहाड़ की तरह से हमारे पास है। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड के तौर पे जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इस महामारी के दौरान, जो महामारी एक महामंदी के परिवेश में आई थी, और इस महामारी की वजह से जो महामंदी जो है वो महामंदी हो गई है और भयंकर तौर पे गहरा गई है। और जब वो गहराती है तो सबसे ज्यादा असर, सबसे पहले असर किन पे होता है? जो मजदूर है। तो मजदूर जो है बिल्कुल हाशिए पे इस स्थिति में आ गया। अब आप उसके बाद देखिए कि सरकार को क्या करना चाहिए था, अगर ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर 24 तारीख के 8 बजे ये घोषणा होनी है कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, पहला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरी समझ से ये उठता है कि क्या कुछ भी सोचा गया था कि मजदूरों के साथ क्या होगा? हम कैसे उनको एड्रेस कर पाएंगे? उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसके लिए क्या हमारा जो एक पब्लिक प्रोविजनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो मजबूत है? क्या वो ऐसा है जिससे कि हम उन तक पहुंच पाएंगे? और मैं सिर्फ ये प्रवासी मजदूरों की बात अब नहीं कर रहा हूं, सारे मजदूरों की बात कर रहा हूं। जो मजदूर, वो कहावत है ना कि रोज कुआं खोदना और पानी पीना, जिनका जीवन यापन रोज की दिहाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिनके पास सेविंग्स नहीं के बराबर हैं, मान लीजिए कि वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन काट लेंगे समय, जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या होगा? तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर कहां से हो सकता था? या तो एक हमारा सोशल सिस्टम ऐसा हो या पब्लिक प्रोविजनिंग ऐसी हो। देखिए, मजदूरों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज हिंदुस्तान जैसे देश में उनकी वेलबीइंग के लिए, उनकी
जो रोज की स्थिति है, बुनियादी जरूरतें उनकी पूरी होना हो, उसके लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि उनके पास रोजगार है या नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जो दूसरा एक रास्ता हो सकता था उस पर हमने कभी ध्यान दिया नहीं। वो दूसरा रास्ता क्या है कि एक सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी मजदूरों के लिए या किसी भी सिटीजन के लिए दो चीजें होती हैं कि एक उनका अपना जो वेल बीइंग है वो उनकी अपनी आय उस पर निर्भर करता है, और दूसरा है कि लार्जर सोशल प्रोविजनिंग, उसके लिए जो सोशल सिक्योरिटी हो सकती है। तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो एक पूरा हमारा ढांचा है वो बहुत ही कमजोर है, और बहुत छोटी संख्या प्रतिशत के लिहाज से, एक 7% के आसपास जो हमारा टोटल वर्कफोर्स है इस देश में, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स या ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, जिसमें मेरे जैसे लोग मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और हम लोगों के पास जो तमाम किस्म के प्रोटेक्शन है, पब्लिक सेक्टर में जो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इंडस्ट्री में है, ये कुल मिला के जो हम बात कर रहे हैं 6 से 7% टोटल वर्कफोर्स का। तो जो हमारा टोटल वर्कफोर्स है उसमें 90 से ज्यादा लोग जो हैं, उनके लिए उनकी जो बुनियादी जरूरतें पूरी होने का रास्ता क्या है? उनका रोज का श्रम। अगर वो श्रम बाधित होगा तो उनकी जिंदगी पूर्णतः बाधित हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को एड्रेस करना बहुत आवश्यक था लॉकडाउन के पहले कि हम क्या करें। मसलन अगर आप कहते हैं कि 1000 रुपया दे दो, आप देखेंगे कि जो ये प्रवासी मजदूर मुंबई, दिल्ली जहां भी हैं, वो 5 से 10,000 रुपए तकरीबन, अगर जो बिल्कुल निचले तबके पे भी जो लोग हैं वो उतना कमा लेते हैं। मान के चलिए कि 300 रुपए की एवरेज उनकी वेज हो और 20 दिन उनको काम मिल जाए, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, कम से कम 6,000 रुपया जो वो कमा ले रहे हैं। लॉकडाउन हो जाता है, ये सारी संभावना खत्म हो जाती है। सरकार क्या कहती है कि हम 500 रुपए दे देंगे उनके खाते में, बशर्ते खाता हो, बशर्ते वो हो पाए, या 1000 रुपया दे देंगे। क्या होगा 1000 रुपये महीने भर के लिए या 1.5 महीने के लिए? अगर आप ये रुपया उनको ट्रांसफर कर भी पाते हैं, या जो राशन जैसा मैंने कहा वो भी उपलब्ध करा पाते हैं, जैसा मैंने कहा बहुत जबरदस्त चैलेंजेस थे, उपलब्ध नहीं हो पाया लोगों, लेकिन अगर आप कर भी देते तो उसके लिए क्या सिस्टम था हमारे पास, और क्या राशि, क्या उनकी जो बुनियादी जरूरतों पे एक जबरदस्त हमला नहीं था? ये सोचना बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे ही लॉकडाउन हुआ, 1 सप्ताह के भीतर बहुत सारे बराबर ये कहते रहे कि बहुत जरूरी है कि मजदूरों के लिए प्रति परिवार 7 से 7,500 रुपए प्रति परिवार प्रति माह ट्रांसफर किया। उसकी जगह जो 500 रुपए, 1000 रुपए, ये जो मिनिमम है, ये 7,000, 7,500, 8,000 रुपए, ये जो आंकड़े हैं ये कहां से आए? ये इसका आधार है कि एक हम पॉवर्टी लाइन को अगर हम नॉर्म इंटैक्ट रखने के लिए कई सप्ताह के लिए अगर हमें ये करना है, तो कम से कम उसी समय घोषणा ये होनी चाहिए थी कि 2 से 3 महीने, 3 से 6 महीने, ये हम मान के चलें कि कम से कम इस अवधि के लिए जो है इस तरीके का ट्रांसफर ये किया जाए। उसके लिए ये नहीं कि हम जो है डिजिटल ट्रांसफर पे ही भरोसा करें, चाहे वो पंचायत के माध्यम से हो, नगर पालिका के माध्यम से हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, कि जहां एक डिजिटल ट्रांसफर हो सकता है अच्छी बात है, नहीं हो सकता है जो भी उसके कारण हो, चाहे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो इतनी मुश्किल चीज होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि नरेगा में लोग काम कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, मजदूरी नहीं मिलती है। तो जहां ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए
किया जाए, तैयारी करने की जरूरत। तो आप कम से कम अपनी व्यवस्था को तैयार करते सप्ताह भर की अवधि देकर कि ये सारी चीजें जो ये बहुत जरूरी स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। इसी तरीके से व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि जो भी राशन की कतार में खड़ा हो, जो भी परिवार, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के राशन का प्रावधान किया जाए। वहां पे जो न तो राशन कार्ड की जरूरत है, न किसी और किसी कार्ड की जरूरत है। जब हम मसलन जैसे वोट देने जाते हैं, क्या होता है, हमारी उंगली पे एक निशान लगा दिया जाता है। क्या यही नहीं किया जा सकता था? ग्रामीण धरातल पे ग्राम पंचायत के माध्यम से या ग्राम सभा के माध्यम से, जहां लोग एक जगह एक किसी बिल्डिंग में आ जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और इस तरीके से कि ठीक है 3 महीने का आपको जो है एक मुश्त दे दिया गया, निशान लगा लीजिए, कहीं कोई डुप्लीकेशन की संभावना नहीं है। जितने सारे लोग आपके गांव में लिस्टेड हैं, सबको चीजें आवश्यक मिल जाएंगी। जो शहर हैं उसमें भी आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसके अलग अलग वार्ड्स हैं। अगर इच्छा शक्ति होती तो निश्चित तौर पे जो है सप्ताह भर के समय में एक जबरदस्त प्रोविजनिंग हो सकती थी मजदूरों के लिए। हुआ ये, मजदूरों को सोचने के धरातल पे ही हाशिए पे डाल दिया गया। जब सोचने के धरातल पे आप उनको हाशिए पे रख देंगे तो कैसे आप उनके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे? वो तो आपके इमेजिनेशन में है ही नहीं। जो पॉलिसी इमेजिनेशन होता है उसमें उनका कोई हिस्सा ही नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो एक तरीके से शुरू में जो है आपने पूरी तरह उनको इग्नोर कर दिया। उसके बाद उनका जबरदस्त प्रतिरोध जो है, और प्रतिरोध क्या था, एक बहुत ही डेस्परेट किस्म का कि अब हम अपने देश जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जहां हैं वो हमारा देश नहीं है। क्योंकि इस देश ने हमें क्या किया, हमें अबैंडन कर दिया, हमें ऐसे ट्रीट किया कि हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं। तो ये दूसरा स्टेप था। पहले आपने उनको इग्नोर किया पब्लिक प्रोविजनिंग के लेवल पे, उसके बाद उनको अबैंडन कर दिया गया। तब हमने देखा कि ये सैलाब, जन सैलाब जो है ये उमड़ना शुरू होता है। और वो क्या चाहते हैं, जैसे तैसे हम अपनी जगह पहुंच जाएं। अगर मरेंगे तो कम से कम अपनी जगह पे तो मरेंगे। आप सभी लोगों ने अखबारों के माध्यम से, जो मीडिया है उसके माध्यम से जितनी सारी कहानियां आई हैं, जितने सारी घटनाएं हमारे सामने लाई गई हैं, अगर उस सब को देखें तो एक जो कहते हैं ना कि बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जो होनी चाहिए, हमने उसको किसी कब्र में ले जाके दफना दिया। एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक पॉलिसी लेवल पे, एक पब्लिक प्रोविजनिंग के लेवल पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है एक टोकनिज्म में हम रह गए। फिर मैं इस बात पे आपका ध्यान जरूर इंगित करना चाहूंगा कि सारे देश में स्थिति एक जैसी नहीं रही। कुछ हिस्से, कुछ जगहों पे स्थिति थोड़ी बेहतर रही। केरल का उदाहरण मैंने पहले भी दिया। केरल में जो है मिला जुला के और राज्यों की स्थिति जो थी उससे बेहतर स्थिति रही, चाहे वो उनके राज्य के वर्कर्स हों या माइग्रेंट वर्कर्स हों, उनको भी जैसे ट्रीट किया गया और जिस तरीके का प्रोविजनिंग उनके लिए किया गया, अगर उनको देखें तो मिला जुला के ये हम कह सकते हैं कि वहां जो कोशिश थी और जगहों से बेहतर रही। बाकी इस महामारी को भी कंट्रोल करने में जो केरल का जो एक पिछले 2 महीने का अनुभव रहा है, दुनिया भर में सबसे अच्छे अनुभव में उसकी गणना हो रही है। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण जो मैं पहले आपको बता रहा था, अगर आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंटरवेंशन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है कि जो नीचे की निकाय है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और जनता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे से उनकी जान पहचान रहती है, एक दूसरे के सहारे वो जो है आगे बढ़ते हैं या योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, तो उस लेवल पे जो है अगर हम देखें तो केरला में जो स्ट्रक्चर है वो बाकी दूसरे राज्यों की तुलना से काफी बेहतर है। वहां जो ग्राम पंचायत, उनको जो फंड्स, जो फंक्शनरीज, जो फिनेंस, ये जो सारी चीजें हैं, उस दृष्टिकोण से जो है जो केरल का पूरा, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, पिछले कई वर्षों में ये ढांचा बनाया गया, तो वो बहुत इफेक्टिव हो पाए और जगहों की तुलना में। तो हम ये देखें कि क्या करना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि संभावनाएं थी, और मैं शॉर्ट टर्म की जो चीजें हैं सिर्फ उसी पे, चूंकि एक बहुत भयंकर क्राइसिस हो तो उस क्राइसिस को हम इमीडिएटली कैसे डील करें, तो जैसा मैंने कहा दो चीजें अगर की जा सकती थी। दो चीजें क्या है? नंबर एक, जो कैश की उपलब्धि, परिवार 7 से 8 हजार रुपए के बीच में आप 3 महीने की राशि जो है करा सकते थे। खाने का जैसा मैंने बताया वो सब करा सकते थे। मिला जुला के जो है ये 3-3.5 लाख करोड़ का खर्च होगा। और ये पैसा, चर्चा तो 20 लाख करोड़ की हो रही है, मैं आऊंगा कि उसमें जो कितनी समस्याएं हैं, लेकिन ये करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। इसके साथ साथ नहीं किया गया। तो पहले हमने उनको जो इग्नोर किया, फिर अबैंडन किया। अब हाल के जो पिछले 10 दिन में जो चीजें हो रही हैं मजदूरों के संदर्भ में, अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार कहती है इस एपिडेमिक को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के तौर पे ट्रीट करते हुए कि लेबर से जुड़ी हुई जो सारी सपोर्टिव प्रोविजंस हैं वो सबको खत्म कर दिया जाए। 3 साल के लिए जो है तकरीबन, जो हम कहेंगे कि लेबर लॉज जिसको हम कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि लेबर लॉज वैसे भी बदले जा रहे हैं इस देश में, उनको कोर्ट्स में लाया जा रहा है। वो कोर्ट्स कितने रिग्रेसिव हैं मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जो है बस वेज कोड जो है वो हमारी पार्लियामेंट चीजें जो है वो चर्चा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि बहुत एलिमेंट्री किस्म की जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं या इस तरह की चीजें जो हैं, इसको कहा गया कि कम से कम 3 साल के लिए इसको अबैंडन कर दिया जाए। इसमें बहुत मूलभूत चीजें होती हैं कि पानी की सुविधा है कि फैक्ट्री में, टॉयलेट्स की नहीं है, रेस्ट स्पेस है कि नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं उसको जो है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो ये employer is not bound to provide to workers ventilation, lighting, toilets, sitting facilities, first aid boxes, protective equipment, canteens, creches, weekly holidays, and interval of rest. Not even providing drinking water is mandatory now. 1 मिनट आप लोग इस पे सोचें, हम कहां पहुंच रहे हैं। यहां तो हम बात करते हैं कि एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन, हम आईएलओ के साथ तमाम जो की ट्रीटीज हैं उसको हम रेटिफाई कर चुके हैं, डिसेंट वर्क की बात होती रहती है। और आपने ये सुना, तो मैंने आपको पढ़ सुनाया अभी, जिसमें कि जो बहुत ही बिल्कुल
बिल्कुल बुनियादी चीजें जो एक किसी भी मनुष्य के लिए जरूरी है। आप कहीं किसी साइट में है, 8 घंटे के लिए आपके पास घर पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये तीसरा चरण आया मजदूरों के साथ। पहला क्या था? इग्नोर। दूसरा क्या था? वी अबैंडन्ड देम, छोड़ दिया हम लोगों। हमारी जो राजशाही है, उसको मैं राजशाही इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कहीं से प्रजातंत्र की खुशबू नहीं आती है। जब आप इतने बड़े तबके को, जो हमारी पॉपुलेशन का आधे से ज्यादा, जिनके मजदूरों की संख्या अगर हम करें और उन पर जो निर्भर लोग हैं अगर उनको हम करें, तो हम बात कर रहे हैं 80%, 90%, उतनी बड़ी संख्या को अगर हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से कोई प्रजातंत्र वाली बात नहीं है। ये तीसरा स्टेज जो आया, इसको हम कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अब जो है, आपने पहले तो इग्नोर किया, फिर अबैंडन किया, अब जो है उसको हैमर कर रहे हैं। जो एक स्लेज हैमरिंग होती है ना, एक हथौड़ा लेके जो है, कि इनको जो भी इनकी बची खुची जो है डिग्निटी है, जो बची खुची इनके भीतर अपने अधिकारों को लेके जो एक चेतना है, एक जो सोच है, उसको इस हथौड़े से पीट के इतनी बुरी स्थिति में ले आओ कि ये भूल जाए पूरी तरीके से। आपको रोजगार चाहिए, ये सारी शर्तें माननी होंगी आपको। तो ये जो एक स्लेज हैमरिंग जो है, मतलब मैं बिल्कुल अचंभित हूं कि 70 वर्ष के बाद इस सब तरह की चीजें जो हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि नव उदारीकरण के दौर में जो स्टेट का रुख रहा है, वो काफी हद तक एंटी लेबर हुआ। जो उनकी बुनियादी जरूरतें जो थी, उसको तो खैर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक जो पूरा एक सोशल प्रोटेक्शन का जो ढांचा हो सकता था, वो इतना कमजोर, एक बहुत कमजोर पहले से था और उसको और कमजोर कर दिया गया। उसके बाद इस सब तरह की चीजें हो रही हैं। 10 राज्य हैं जिन्होंने ये कहा कि हम जो है वर्किंग डे, उसको जो है 8 से हम 12 घंटे कर दें। कुछ राज्य उसमें ये भी कह रहे हैं कि ये जो एडिशनल वर्किंग आवर्स होंगे, उस पे जो प्रावधान है कि आवरली वेज डबल होना चाहिए, वो कह रहे हैं हम वो भी नहीं करेंगे। गुजरात ने ये कहा कि जो बोनस मिलता है एडिशनल वर्क के लिए, डबल द रेगुलर वेज, हम वो भी नहीं करेंगे। 12 घंटे काम, और जैसी स्थिति मैंने आपको बताई, उसमें न पानी है, न टॉयलेट है, न रेस्ट है, न कोई बैठने की सुविधा है, कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो पूरा मजदूरों का एक सैलाब, जैसा मैंने कहा, उमड़ा है, वो उमड़ा है बिल्कुल बेसहारा होके, बेबस होके। ये जो मार्च हम देख रहे हैं इनका, जो लॉन्ग वॉक्स आप देख रहे हैं, मतलब 1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, जैसे तैसे वो लॉरीज में, ट्रक्स में, लीगली इलीगली, और हजारों की संख्या में लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारे लोग पैदल। जो हाल के आंकड़े हैं, कल तक के जो आंकड़े हैं, तकरीबन एक्सीडेंट्स में ही जो है कुल मिला के, या जब चलते हुए सड़क पे जो उस गर्मी को झेल नहीं पाए, इस तरीके की जो घटनाएं हुई, अगर सबको हम लेके देखें तो तकरीबन 400 के आसपास वो आंकड़ा छू रहा है, जिनकी जान जो है इस पूरे प्रकरण में गई है। और जो आपने सुना होगा, इतनी सारी चीजें, इतने सारे जो खबर हमारे पास जो आते रहे हैं। अब इसमें अभी जो बिल्कुल एक रीसेंट एस्टिमेट, ये कल का एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूं,
ये है कि आकलन किया जा रहा है कि इससे क्या होने की संभावना है। तो समस्या जो बनी है हमारी, इससे कहाँ संकट जो है, ये अंदाज लगाया जा रहा है कि तकरीबन 260 मिलियन लोग, और अधिकतर इसमें वही मजदूर होंगे, जो यानी कि 26 करोड़ के आसपास जो हैं, ये जो गरीबी रेखा से ऊपर थे वो उसके नीचे चले जाएंगे। ये सब जो हो रहा है, जिस तरह की महामारी है और जिस तरह की समस्याएं हैं, अगर इस सबको हम ध्यान में लेखें, जो पब्लिक प्रोविजनिंग का जो कमजोरी रही है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2006 और 2016 के बीच 271 मिलियन यानी कि 27 मिलियन के आसपास सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो लोग थे भारत में, वो गरीबी रेखा के ऊपर आए थे। उसको भी लेके बहुत विवाद है, वो 271 मिलियन था कि उससे कम था, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर उसी मेथोडोलॉजी को आप मान के चलें कि हाँ ठीक है, इतने सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए थे, 260 मिलियन यानी 26 करोड़ जो है, ये कहा जा रहा है। ये एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लैब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, जो यूएनडीपी के साथ काम करता है, उनका रिपोर्ट परसों जो है रिलीज हुआ है। मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं, वो बताता है कि तकरीबन इतने लोग जो हैं अब गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो चैलेंजेस हैं। तो जो पूरा का पूरा एक लाइवलीहुड और ओवरऑल जो एक सिस्टम है ऑफ पब्लिक प्रोविजनिंग, वो इतना चरमरा सा गया है। शुरुआत हुई थी उसकी महामंदी से, महामंदी के बाद ये महामारी जो आई, उसने उस महामंदी को तो जो है और गंभीर किया ही, उसके साथ साथ जो महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो तौर तरीके अपनाए गए, उससे जो प्रभाव हुआ, दुष्प्रभाव, क्योंकि यही तौर तरीके जो हैं, ये बहुत जरूरी है, महामारी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और सब तरीके के जो उपाय लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम आसानी से खारिज करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यही चीज ऐसे की जा सकती है जिससे कि जो बहुत बुनियादी जरूरतें जो हैं और बुनियादी गतिविधियां जो हैं वो जारी रह पाए। नहीं होंगी तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का तकरीबन एक सप्ताह पहले का जो एक एस्टिमेट आया है, उसके हिसाब से जो है कम से कम 40 मिलियन लोग जो हैं रोजगार अपना गवा चुके हैं। वो जो है एक बहुत सीरियस अंडर एस्टिमेट है मेरी समझ से, क्योंकि अभी के क्राइसिस में जो लॉकडाउन के बाद जो है, अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे सर्वेज अगर हमें बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा शहरी भारत में, 60 से 70% ग्रामीण भारत में अगर उनका रोजगार गया है। अब ये बात जरूर है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव होंगी तो बहुत सारे रोजगार वापस फिर मिलेंगे लोगों को, लेकिन इन सब को अगर हम जोड़ के देखें, रोजगार मिलने के लिए आवश्यक है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो चल पाए। तो बहुत सारी जो एमएसएमईज हैं, उनकी जो स्थिति है, वो क्या इसको झेल पाएंगी, क्या इससे उबर पाएंगी, क्या वो फिर से अपनी जो आर्थिक एक्टिविटीज थी उसको चालू कर पाएंगी, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। क्योंकि बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं उनकी हालत ऐसे ही काफी गंभीर थी, और ये गंभीरता इसलिए मैं आपको महामारी के पहले का संदर्भ जो बता रहा था कि 4-4.5 वर्षों में जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है हिंदुस्तान में, 2019 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, और ये शुरू हुआ 2016 के फेमस इनफेमस विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन से, और 17 में जिस तरीके से जो जीएसटी को लागू किया गया और उसकी जो संरचना थी, उसका स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से जो एमएसएमईज और रूरल इंडिया, इन पे जबरदस्त प्रहार पड़ा था। तो
उसके बाद वर्तमान स्थिति बन गई है। वैसे ही वो अपने पांव पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, डावाडोल स्थिति में थे। उसके बाद अगर ये स्थिति बन पाई है तो पता नहीं कोई उनके लिए हम संभावना आगे देख पाते हैं कि नहीं। जब तक उनकी स्थिति बेहतर नहीं होगी, मजदूरों को जो है एक रोजगार मिलने की बात या संभावनाएं उनके लिए जो है वो फिर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं समय काफी मैंने ले लिया, अब मैं आखिरी बात उस पे आना चाहता हूं। और उसमें आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो प्रावधान जो इसकी चर्चा हुई, क्या इससे कुछ होने की संभावना है या नहीं। ये कहा गया कि ये एक जबरदस्त फिस्कल स्टिमुलस है, एक इकोनॉमिक स्टिमुलस ऐसा है जिससे कि काफी कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ये जो घोषणा है, वो जो परिभाषा होती है इकोनॉमिक स्टिमुलस की, उसको इसने सर्वथा पूरी तरह से बदल दिया। इकोनॉमिक स्टिमुलस हर जगह दिए जाते हैं, जब भी एक क्राइसिस की स्थिति होती है दुनिया भर में दिए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक सरकारी खजाने से, जो पब्लिक एक्सचेकर जो होता है, उस खजाने से डायरेक्ट प्रोविजनिंग और सपोर्ट अलग अलग सेगमेंट्स और सेक्टर्स के लिए, ठीक है। उसको अगर आप ध्यान में रखें तो ये 20 लाख की घोषणा के पहले जो 1.7 लाख करोड़ की घोषणा हुई थी, उसके माध्यम से जो है तकरीबन उसका आधा तकरीबन वो पब्लिक प्रोविजनिंग थी। उसको हम जो है मान के चलें, ठीक है। बाकी जो चीजें थी वो जो ऑलरेडी सरकारी बजट में थी, उन्हीं घोषणाओं को ऐड कर दिया गया। मसलन जो प्रधानमंत्री की जो किसी कृषि के लिए किसान सम्मान निधि योजना जो है, उसका पैसा वैसे ही अप्रैल के पहले सप्ताह में ड्यू था, वो जाना ही था, उसको स्टिमुलस में ऐड किया गया। तो ये एक डबल काउंटिंग वाली बात थी। तो इस सब तरह की कई चीजें हुई जिससे तो मिला जुला के कुछ उसमें से जो है जो भी राशि कही गई, उसको अगर आप देखें तो तकरीबन उसका आधा जो है वो मान के हम चल सकते हैं कि कुछ स्टिमुलस था। उसके बाद ये बड़ी घोषणा जो होती है, और मई 13 को 13 मई को पहला ट्रांच हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और फिर आज जो है आखिरी वो समापन हुआ। अगर हम इन सबको जोड़ के चलें, मान के चलें, तो हुआ ये है कि ये 20 लाख का तकरीबन आधा 9.74 करोड़ के आसपास जो है, लाख करोड़, 9.7 लाख करोड़ जो है, ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इसके माध्यम से ऑलरेडी जो चीजें अनाउंस थी उसको इसमें गिना गया। तो मैंने कहा कि परिभाषा बदली गई। कैसे बदली गई कि जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी और जो मॉनिटरी पॉलिसी जो होता है, दोनों को कोलैप्स कर दिया गया। दोनों को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा गया, जो परिभाषा के तौर पे पूर्णतः गलत है। इसमें जो है इकोनॉमिक स्टिमुलस की जब बात आती है, हमें सिर्फ जैसा दुनिया भर में किया जाता है, जैसा जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, फ्रांस में हुआ, दुनिया भर के हर देश में जो होता है कि ये जो मॉनिटरी जो डिमेंशन है, ये जो चैनल्स हैं, इसको अलग रखा जाता है। लेकिन हमने क्या किया, उसको भी जोड़ लिया। तो 20 लाख ऐसे ही तकरीबन उसका आधा हो जाता है, ठीक है। उसको अगर आप अलग करके देखें तो मई 13 की जो घोषणा थी उसमें फिर जो है 5 वो ये पहले ही हो चुका था। ये 20 लाख की घोषणा के पहले जो मैंने आधा आपको बताया, 9.7 लाख करोड़ जो है वो, उसके बाद मई 13 को 5.94 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़ की घोषणा होती है।
इसमें जो डायरेक्ट सरकारी खजाने से प्रोविजनिंग है वो कितनी है? 16,500 करोड़। कहा क्या गया? 5.94 लाख करोड़ actual provisioning through the government treasury, government's own resources, 16,500 crores. उसके अगले दिन, जिस दिन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खाना देने की भी बात कही गई, उस दिन घोषणा हुई कि हम दे रहे हैं 3.10 लाख करोड़। एक्चुअल प्रोविजनिंग सरकारी हलके के माध्यम से, जो सरकारी खजाना उसके माध्यम से 5,000 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके का एक चित्र जो है देश के सामने रख रहे हैं, जो इतना भ्रामक है। जब हम कहते हैं 20 लाख करोड़, और आज तक के जितने आंकड़े हैं अगर उसको भी हम लेके चलें तो टोटल जो अगर हम देखेंगे तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि आज जो है एक चीज जो कम से कम घोषणा के तौर पे थोड़ी ठीक ठाक हुई है, वो है कि नरेगा के लिए जो प्रोविजनिंग है उसमें तकरीबन 40,000 करोड़ की बात कही गई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम एक जो अर्थशास्त्र के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें तो कहीं से उसमें जोड़ने की संभावना नहीं है। मसलन जो लोगों को टैक्स रिफंड्स मिल रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो भी इकोनॉमिक स्टिमुलस है। जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, अगर हम उसको देखें और उसको भी इसमें हम इकोनॉमिक स्टिमुलस में शामिल कर दे रहे हैं, तो जो बिल्कुल एक जो पूर्णतः जो कुतर्क है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, अगर आप उन सब को लेके चलें, तब हम जो है ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी सरकार कह रही है सही कह रही होगी। लेकिन जो टोटल जो 20 लाख में सबको जोड़ लें, पहले 20 लाख की घोषणा के पहले से जो पहला स्टिमुलस जो 1.7 लाख करोड़ दिया गया, उसी के साथ साथ 15,000 करोड़ की बात की गई थी, फिर तकरीबन 8,000 करोड़ की बात की गई थी। ये सब जो है 20 लाख की घोषणा के पहले हुआ था, और उसके बाद ये सब घोषणा जब होती है, अगर आप सबको जोड़ के देखें तो मिला जुला के जो घोषणा के बाद पहले ट्रांच में, जैसा मैंने आपको बताया, 5.94 लाख करोड़, जिसमें कि हम 16,500 करोड़ मान के चल सकते हैं। दूसरे दिन की घोषणा में जो है वो 3.1 लाख करोड़, जिसमें से हम 5,000 करोड़ मान के चल सकते हैं। तीसरे दिन की घोषणा में तकरीबन वो भी गायब है, वो भी नहीं है। और उसके बाद जो है जिसको ट्रांच 4 और 5 करोड़ है, तो अगर उसको आप ये लेके चलें तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 40,000 के आसपास जो है वो एक इंटरवेंशन हो सकता है। तो एक एस्टिमेट अगर हम ये मान के चलें कि सरकारी खजाना से जो खर्च होने की बात है, अगर वो हो जाता है, ये भी बात है कि हम घोषणा कर देते हैं, होगा नहीं होगा, कई चीजें जो हैं होते होते 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग सकता है, क्या होगा वो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। तो जो सबसे एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये है कि 3.21 लाख करोड़ जो हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सरकार के माध्यम से डायरेक्टली होगा। और 16.79 लाख करोड़, ये 20 लाख का मैं हिसाब आपको दे रहा हूं, ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ जो है वो कैसे होगा? वो लोन के माध्यम से, क्रेडिट फ्लो के माध्यम से, बशर्ते बैंक्स जो हैं, जैसे एमएसएमई के लिए कहा गया कि 3 लाख करोड़ का प्रावधान है, अगर
बैंक्स वो क्रेडिट दें, उसके लिए जो भी उनकी कागजी कार्रवाई होती है वो उनको देखना पड़ेगा है या नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि हम गारंटी देंगे आपको, अगर आपका लोन जो है मान लीजिए किसी वजह से जो जिसको हम कहते हैं ना एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली स्थिति अगर उसमें बन जाती है तो हम गारंटी लेते हैं कि हम बैंकिंग सेक्टर को पैसा देंगे। यहाँ ये भी बात है कि जो एमएसएमई में लोग हैं क्या वो लोन लेने के लिए आएंगे, दोनों जरूरी है। पहले एक तो उनका आना, दूसरा बैंकिंग सेक्टर उनको वो लोन दे। ठीक है, तो जिस जिस सेक्टर के लिए ये सारी योजनाएं जो हैं घोषित की गई हैं, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस दिन जो है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, क्षमा कीजिए प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि वित्त मंत्री ने जब वो घोषणा कर रही थी कि बहुत सारी जो एमएसएमईज हैं वो बैंक्स को कहते हैं कि भाई हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना डील कर रही थी कि अभी हम पैसा आपसे नहीं लेंगे, आप पैसा रखिए, बाद में हम आपसे आके ले लेंगे। तो अगर वो अभी नहीं ले रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिति में मूलभूत जो है बदलाव जो हम देख रहे हैं जिससे हम कहेंगे कि वो जो बैंक के सामने कतार में आके खड़े हो जाएंगे, सोचने की आवश्यकता है। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना कि जो ये 20 लाख करोड़ वाली बात जो है, ये जो एलिमेंट्री इकोनॉमिक थियरी है, जैसे चीजों को हम डिफाइन करते हैं अर्थशास्त्र में, आप में से कई लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे, तो ये बिल्कुल ही इनडिफेंसिबल है, गलत ही नहीं बल्कि पूर्णतः इनडिफेंसिबल है इन सारी चीजों को। और जैसा मैंने बताया उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, कि इसको जो है हम स्टिमुलस का हिस्सा मान के चलें। स्टिमुलस का एक बहुत क्लियर स्पष्ट मीनिंग होता है, वो होता है कि सरकारी खजाने के माध्यम से क्या सपोर्ट आया। बैंक से कहा जा रहा है कि आप ऋण का प्रावधान ये करें, बैंक को आपने ये आदेश दिया। और ये भी ध्यान रखिए ये बैंक कौन से हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आप जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप जो है इसको लोन दीजिए, उसको लेंड कीजिए। कई बार बात कही जाती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विपदा का कारण है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो संदेह के दायरे में है, एनपीए इनका बहुत बड़ा है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो भी अभी एक लाइफ लाइन के तौर पे देखा जा रहा है सरकार की तरफ से, वो इन्हीं को देखा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक दायरा हमने आज की चर्चा में जो है कवर करने की कोशिश की कि महामंदी का वर्तमान में स्वरूप क्या है। ये कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि या तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सिकुड़ेगी, ये अंदाज लगाया गया है कई अर्थशास्त्रियों के माध्यम से कि जो पहला क्वार्टर जो हमारा है, अप्रैल मई जून वाला जो ये क्वार्टर जो होगा, इसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि शायद हमारी अर्थव्यवस्था जो है 30 से 40% सिकुड़ जाएगी। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर रफ्तार पकड़ती हैं, पहले तो शुरू हो जाए, उसके बाद अगर रफ्तार पकड़े तो स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन पूरे वर्ष भर के लिए अब ये कयास ही हो सकता है, एस्टिमेट ही हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति कैसे आगे जो है बनेगी ये एक भरोसे के साथ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेंज में आपको बता रहा हूं कि कुछ एस्टिमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा सकल उत्पाद था उससे भी कम होगा, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। कुछ एस्टिमेट्स हैं जो कह रहे हैं कि 1% उसमें वृद्धि होगी, 1.5%, 2%। सो 1 से 2 के बीच में कुछ एस्टिमेट्स हैं जो बता रहे हैं कि उसमें वृद्धि होगी। क्या होगा हम नहीं जानते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर हम सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लेके चलें 2%, और जो एक
रोजगार का महासंकट जो है, इस महामारी के पहले से ही एक भयंकर संकट हमारे सामने था। इस महामारी से जुड़ के जो हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट है, कुछ ये जो कारण जिनकी चर्चा हम लोगों ने आज की, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है जुड़ी हुई है वैश्विक अर्थव्यवस्था से, वहां क्या होगा उसका असर इस पे होगा। जो हमारी बहुत सारी संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं जो होती हैं, उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, वहां अगर कमजोरी होगी तो क्या स्थिति बन पाएगी। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो स्थिति है काफी गंभीर है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अगर कोई आपके मन में 2-3-4 सवाल हो तो बताएं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि इस लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो अगर हम कुछ चाहते हैं महत्वपूर्ण बातें चर्चा में जो लेके चलें तो हम कर सकते हैं। मैं आपके ये बोर्ड पे देख रहा हूं, अगर कहीं यहाँ पे कोई सवाल आप में से किसी ने पूछा हो। जी, तो ये एक प्रश्न ये है कि लिबरलाइजेशन के दौर में जो है हमारा ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन तो आप देख ही रहे हैं कि सब सड़क पे अभी हैं, और जो अभी चर्चा मैंने की किस तरीके के प्रहार किए गए, मतलब समझिए कि हम जो है 18वीं शताब्दी में चले गए हैं। जो मैंने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो बातें की उसके बारे में जो है उससे आपको अंदाज लग गया होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक किसी ने, पंकज आपने पूछा, पंकज विद्यार्थी ने, कि जो वर्तमान व्यवस्था जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इससे निजात क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आशा हम करें कि जो स्थिति बनी है इस पे एक जबरदस्त रीथिंक होगा लोगों में। लोग सोचेंगे कि कैसे हम एक सिस्टमिक चेंज की बात करें। तो इसलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इस तरह की क्राइसिस, ऐसा नहीं है कि क्राइसिस जो है कहीं से आकाश से गिर के आ गई, ये व्यवस्था से जुड़ी हुई क्राइसिस है। जिस तरीके का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने बनाया है, जो उसमें जो पैथोजेंस का जो हम क्रिएशन करते रहते हैं, उससे जो चैलेंजेस हैं, तो उस पर भी हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक महत्वपूर्ण कारण है, ये सिस्टमिक कॉजेज है। तो सिस्टमिक कॉजेज को हम तभी एड्रेस कर सकते हैं जब हम सिस्टम को परिवर्तित करने की बात सोचें और करें। तो मैं वही देख रहा हूं कि अगर कहीं और जी, तो आप में से जो भी जुड़े हुए हैं, अगर कोई कुछ चाहते हैं। हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर की बात किसी ने कही, देखिए उसकी तो हमने दुर्गति करके रख दी है, और बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं, जीएसटी का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन जेएनयू के जो हम कई लोग हैं, हमें उसको लेके काफी चिंता रही। और वो एक ऑलरेडी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जो संघीय ढांचा जो हमारा है, वो हेविली लोडेड है सेंटर के पक्ष में, उसको और मजबूत किया गया, और उसका हम खामियाजा भी देख रहे हैं। राज्य सरकारें जो उनके पास पैसा नहीं, उनका जो खुद तो क्राइसिस से जमीन पे जब वो लड़ रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। 2 महीने की स्थिति ये है कि जो उनका ओन रिसोर्स है वो घट के जो 10 से 20% के दायरे में आ गया है, जो प्रति माह जितना वो जनरेट करते थे। दिसंबर से लेके मार्च तक का जो बकाया है जीएसटी का, वो अभी उनको नहीं मिला है, दिसंबर से लेके मार्च तक का, यानी कि कोरोना संकट के पहले तक का। तो आप समझ सकते हैं जो है उसकी समस्या कितनी गंभीर है। और पैकेज के बारे में जो है वर्तमान समझिए कि सोच के पूर्णतः हाशिए पे है। यह है कि जैसे तैसे वो प्राइवेट सेक्टर पे सब कुछ छोड़ दो, जो होगा सो होगा, कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ऐसा कुछ नहीं है इस पैकेज में। पैकेज तो मैंने आपको बताया ही कि ये भी
एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है ये। एक जो राजनीतिक तौर पे छाती ठोकने वाली बात होती है, और ये मान के चलते हैं कि शायद लोग जो हैं इसको नहीं समझेंगे। प्रोडक्शन को लेके पंकज, एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एजुकेशन को लेके कुछ भी नहीं है। वो कहने को भी जो कुछ होता है ना, कहते हैं ना कि झूठे मुंह ही कुछ कह लेना, वो भी नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में भूल जाए, वहां कुछ भी नहीं है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने आपको बताया। देखिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है दो चीजें, और उसमें भारत जैसी अर्थव्यवस्था में सबसे जो भी महत्वपूर्ण, जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कि हमारे डिमांड की स्थिति क्या है। हमारा डिमांड जो है, परचेजिंग पावर जो लोगों का है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो अगर उसको हम रिवाइव कर सकें, इसीलिए बार बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो वामपंथी सोच से जुड़े हुए अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर सभी कह रहे हैं कि डायरेक्ट इंजेक्शन, जिससे कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की बढ़े, और ऐसे तबके को खास करके रूरल इंडिया, एमएसएमईज, जो तमाम जिसको हम मिला जुला के इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, इन सभी लोगों को हम कैसे उस दायरे में शामिल करें जिससे उनकी परचेजिंग पावर जो है बेहतर हो, तभी वो प्रोडक्शन की बात बेहतर हो सकती है। और कोई जी, ऑनलाइन वाली बात जो है पंकज, जो पूर्णतः मतलब जैसे मैं तो जो के विद्यार्थी जो अभी अपने अपने घरों में हैं, उनकी जो समस्या इतनी गंभीर है, तो अगर हम लोगों के लिए समस्या इतनी गंभीर है तो पता नहीं बाकी जो और ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके पास इस तरीके का प्रोविजन नहीं है या इतना बढ़िया नहीं है, तो उनके लिए तो स्थिति और भी गंभीर होगी। तो डिमांड साइड तो आपको मैंने बता ही दिया कि वो भयंकर ये है। और सप्लाई में क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से डिसरप्शंस जो हुए हैं वो काफी जबरदस्त डिसरप्शंस हुए हैं। ठीक है, तो ये डिसरप्शन हम कैसे ठीक कर पाएंगे? वो तभी ठीक होगा कि जो सारे चैनल्स हैं वो अगर फिर से एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए। एक हम अगर ये मान के चलें कि लॉकडाउन कल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है